हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। इसमें हमने अभी तक दो मेजर टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को पढ़ चुके हैं। यह हमारा तीसरा टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन सुर्खियों में क्यों? भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन के अंतरिक्ष यान का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया है। इस तरह मार्स ऑर्बिटर मिशन का 8 साल का सफर आखिरकार खत्म हो गया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान क्या है, इसको देखते हैं और इसके क्या उद्देश्य, क्या इससे संबंधित तथ्य हैं और इनके पेलोड कितने प्रकार के होते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य में वैज्ञानिक और तकनीकी। वैज्ञानिक में स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मंगल ग्रह के धरातल की विशेषता, खनिज, स्थलाकृति और धरातल के वायुमंडल का पता लगाना होता है। तकनीकी किसी अन्य ग्रह पर मिशन को भेजने की योजना, डिजाइन, प्रबंधन और संचालन में आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना कहलाता है। इस मिशन से संबंधित मुख्य तथ्य में पहला, मोम या मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इस मिशन के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद भारत, रूस, USA और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। यह 850 किलोग्राम ईंधन और 5 वैज्ञानिक अनुसंधान पेलोड्स अपने साथ ले गया था तथा अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु के पास स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा ट्रैक किया जाता था। इसके पेलोड जो 5 है, इसमें पहला पेलोड आता है मार्स कलर कैमरा, दूसरा लाइटमैन अल्फा फोटोमीटर, तीसरा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और फिफ्थ है मीथेन सेंसर। इससे संबंधित उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं? इसने मंगल ग्रह के ब्रह्मांडल में कई गैसों की संरचना के बारे में समझ प्रदान की है। इस मिशन को मंगल ग्रह को वायुमंडल में सुपर थर्मल ऑर्गन 40 परमाणुओं की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। इसने पहली बार मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों में से एक डीमोस के सुदूर हिस्सों की तस्वीर ली और इस मिशन ने मंगल ग्रह के ध्रुवीय बर्फ के आवरण में बनने वाली सभी बंधी समय अंतराल को भी कैप्चर किया है। अन्य मिशन जैसे परसिवरेंस नासा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात और तियानबेन फर्स्ट चीन का और मार्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन जापान का है। संबंधित सुर्खियां, नासा का परसिवरेंस रोवर मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। यह मंगल ग्रह के रोबोटिक अन्वेषण का एक दीर्घकालिक प्रयास है। हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने संग्रह किए गए चट्टानों के नमूने से भरा टाइटेनियम ट्यूब मंगल ग्रह की सतह पर छोड़ दिया है। मंगल ग्रह के J0 क्रेटर से आग्नेय चट्टान के नमूने एकत्र किए गए थे और इस क्रेटर को साउथ साइता है भी कहा जाता है। ये नमूने 3 फोक्स नामक स्थान पर रखे जा रहे हैं और यह किसी अन्य दुनिया में स्थापित अपनी तरह का पहला नमूना संग्रह डिपो है। यह डिपो एक बैकअप के रूप में काम करता है और यदि परसिवरेंस इस नमूनों को पृथ्वी पर भेजने में सफल नहीं हुआ है तो इस बैकअप की मदद से नासा भावी मिशन के माध्यम से इन्हें पृथ्वी पर लाएगा। हाल ही में इसने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस पर सूर्य ग्रहण को भी कैप्चर किया है और मंगल का दूसरा चंद्रमा उपग्रह डीमोस है। इससे जुड़ी एक अन्य खबर के अनुसार मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट ने ग्रह के वायुमंडल के घटकों का प्रयोग करके मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया है तथा MOXIE नामक इस तकनीक ने मंगल ग्रह के वायुमंडलीय घटकों की सहायता से वहां ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। MOXIE को नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ भेजा गया था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV सुर्खियों में क्यों? PSLV ने 55वें मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा वाणिज्यिक मिशन भी है। अन्य संबंधित तथ्य, उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के अलावा इसरो ने PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल का सफल प्रक्षेपण भी किया है। यह कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल के बारे में यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो PSLV के अंतिम चौथे चरण का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोगों को संभव बनाता है।
POEM में एक समर्पित नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली है और यह प्रणाली इसे निर्धारित सटीकता के साथ स्थिर करने के लिए इसे मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगी। इसके ऊर्जा के स्रोत POEM को ऊर्जा इसमें लगे सौर पैनलों और ली आयन बैटरी से प्राप्त होगी। इसरो के प्रक्षेपणान चरण और पेलोड वहन क्षमता और कक्षा। इसमें पहला आता है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV। 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान होता है जिनमें 3 ठोस प्रणोदन चरण और टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है। इसमें पेलोड वहन करने की क्षमता 500 किलोमीटर की क्षमता में मिनी, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट्स होते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है। इसमें पहला और तीसरा चरण ठोस, दूसरा और चौथा तरल होता है। यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं की 1750 किलोग्राम तक तथा 1425 किलोग्राम तक भूतुल्यकालिक और भूस्थितिक कक्षाओं में स्थित होते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान या GSLV मार्क सेकंड यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है। इसमें पहला ठोस, दूसरा तरल और तीसरा क्रायोजेनिक अपर स्टेज का चरण होता है। यह भूतुल्यकालिक कक्षा में 2250 टन तक, पृथ्वी की निचली कक्षा में 6 टन तक है। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 LVM-3 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है जिसमें पहला चरण तरल होता है, दूसरा ठोस, तीसरा क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है। यह भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में 4 टन तक और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 8 टन तक इसकी क्षमता होती है। अब आता है अंतरिक्ष की अलग अलग कक्षाएं, जैसे GEO भूस्थिर कक्षा, पृथ्वी की निचली कक्षा, ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। भूस्थिर कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे GEO या भूस्थिर कक्षा में उपग्रह का एक निश्चित स्थिति में स्थिर दिखाई देते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा यह कक्षा पृथ्वी की सतह की अपेक्षाकृत करीब होती है और यह आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर स्थित होती है, लेकिन यह पृथ्वी से 160 किलोमीटर जितनी कम ऊंचाई पर भी हो सकती है। ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह आमतौर पर पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर पश्चिम से पूर्व की बजाय उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमा करते हैं। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों में परिक्रमा करते हुए सूर्य के साथ तुल्यकालिक होती है। अब आते हैं नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं से कहा है कि वे अगले वर्ष से नए स्मार्टफोन को इस तरह से डिजाइन करें कि वह नाविक नेविगेशन प्रणाली को सपोर्ट करे। नाविक के बारे में यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड एलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इस प्रणाली के पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था। इसकी कवरेज यह प्रणाली 7 उपग्रहों से मिलकर बनी है और यह भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करती है। आगामी परिवर्तन L1 में स्पेक्ट्रम बैंड को नाविक में जोड़ना, जो GPS का हिस्सा है, जिसका असैन्य नेविगेशन उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसके विस्तार से नागरिक क्षेत्र तथा देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाज़ों तथा विमानों में इसके उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नाविक के उपयोग इसे निम्न रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहला, भारत के सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में। दूसरा, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी जारी करने में। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ट्रैकिंग और जानकारी प्रदान करने के लिए। वर्तमान में विश्व में 4 नेविगेशन उपग्रह प्रणालियां काम कर रही हैं। ये है, पहली है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ग्लोनास रूस की है, गैलीलियो यूरोपीय संघ की है और वाइडो चीन की है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय प्रणालियां हैं, जैसे भारत की नाविक और जापान की QZSS है। संबंधित सुर्खियां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गगन आधारित LPV पद्धति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। LPV क्या है? LPV लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस होता है, जो विमान निर्देशित पद्धतियों को संभव बनाता है। ये पद्धतियाँ परिचालनात्मक रूप से कैटेगरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लगभग समान होती है और इनके लिए भूमि पर स्थित नेविगेशन अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती है।
अब आता है गगन। गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेटिव नेविगेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली होती है और जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे भारत और भूमध्य क्षेत्र में इसके पड़ोसी देशों के लिए विकसित किया गया है और यह विश्व में उपलब्ध केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियों में से एक है। अन्य 3 प्रणाली है WAAS संयुक्त राज्य अमेरिका की, EGNOS यूरोप की और MSAS जापान की है। गगन के लाभ। गगन के लाभ यह हवाई यातायात में वृद्धि से निपटने हेतु यातायात नियंत्रण में सहायक है तथा भारत में भूमि परिवहन का प्रबंधन करता है, चाहे वह सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन। और तीसरा है परिशुद्ध कृषि और फसलों पर हवाई छिड़काव को संभव बनाकर किसानों की सहायता करता है। अब पढ़ते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में। आर्टेमिस फर्स्ट सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नासा द्वारा आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को केनेडी स्पेस सेंटर में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। आर्टेमिस फर्स्ट के बारे में, यह स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट है और इसे विशेष रूप से मानव युक्त डीप स्पेस मिशन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें आता है ओरायन अंतरिक्ष यान। इसे अंतरिक्ष यात्रियों को डीप स्पेस में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में यह एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डीप स्पेस में उड़ान भरने और चंद्रमा के आसपास से उच्च गति से वापस आने में सक्षम बनाता है। फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर का ग्राउंड सिस्टम रॉकेट और अंतरिक्ष यान को संसाधित करने, पुर्जों को आपस में जोड़ने तथा प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रणालियों तक एवं सुविधाओं को विकसित करने और संचालित करने के लिए किया जाता है। आर्टेमिस मिशन के बारे में, इसका आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य, यह मिशन आगामी दशकों में चंद्रमा पर मानव की लंबे समय तक मौजूदगी को संभव बनाने में सहायक होता है। इस मिशन से जुड़े तथ्य, यह बिना चालक दल वाला उड़ान परीक्षण होता है और यह मिशन मानव द्वारा अंतरिक्ष से अत्यधिक दूरी तक अन्वेषण के लिए आधार प्रदान करता है। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। यह नासा की अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी का अन्वेषण करने वाली प्रणालियों का पहला एकीकृत परीक्षण है। आगामी मिशन, आर्टेमिस फर्स्ट के बाद वर्ष 2024 में आर्टेमिस सेकेंड और वर्ष 2026 में आर्टेमिस थर्ड का प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 1969 से 1972 तक नासा ने अपने अपोलो कार्यक्रम के तहत मानव को चांद पर पहुंचाया था और आर्टेमिस ग्रीस के पौराणिक कथाओं में अपोलो से जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी है। आर्टेमिस मिशन के उद्देश्य, आर्टेमिस फर्स्ट की मिशन, जिसमें आर्टेमिस फर्स्ट वाला तो अभी चल रहा है, जो 2024 में आर्टेमिस सेकेंड आएगा और 2026 में आर्टेमिस थर्ड आएगा। आर्टेमिस फर्स्ट के मिशन के उद्देश्य क्या क्या है? पहला, वायुमंडल से पृथ्वी पर वापसी के समय उच्च गति और उच्च तापमान सहन करने संबंधी ओरियन यान के ऊष्मारोधी कवच का प्रदर्शन करना होता है। दूसरा, अंतरिक्ष और चंद्रमा में उससे आगे भेजे जाने वाले मिशनों के लिए अंतरिक्ष के लिए विकिरण युक्त माहौल का अध्ययन करना। तीसरा, स्प्लेश डाउन के बाद ओरियन को फिर से प्राप्त करना और इससे इंजीनियर्स को भावी मिशनों के लिए जानकारी प्राप्त हो सकेगी। स्प्लेश डाउन क्या होता है? यह इसके तहत अंतरिक्ष यान को पैराशूट की सहायता से समुद्र में लैंड कराया जाता है। अब आता है ओरियन के ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम की जांच करना और क्यूवेट या लघु उपग्रह को स्थापित करने जैसे उड़ान संबंधी परीक्षणों को पूरा करना होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति, उसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चंद्रमा का अध्ययन करना है। इसके प्रमुख मिशन, देश प्रमुख चंद्र मिशन। पूर्वी सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ में लूना फर्स्ट, लूना सेकेंड, लूना थर्ड है और लूना सेकेंड चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख चंद्र मिशन, लूनर ऑर्बिटर फर्स्ट, अपोलो 11। इस मिशन के तहत पहली बार मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था। लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, जापान का हितेन, चीन का चांग-ई फर्स्ट, चीन का पहला चंद्र मिशन और भारत की चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड। अब आते हैं पश्चगतिक कक्षा। पश्चगतिक कक्षा क्या होती है? चंद्रमा के करीब पहुंचने के बाद ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच जाएगा। इस दौरान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण धक्का बल का उपयोग करते हुए दूरस्थ पश्चगतिक कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। पश्चगतिक का अर्थ है ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की घूर्णन दिशा के विपरीत दिशा में चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ओरियन कुछ दिनों के लिए DRO में रहेगा और इसके बाद यह गुरुत्वाकर्षण धक्का बल देते हुए एक
होते हुए फिर चंद्रमा के नज़दीक जाएगा ताकि उसे पृथ्वी पर वापस आने हेतु आवश्यक वेग से प्राप्त करने में मदद मिल सके। अब आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सुर्खियों में क्यों? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खगोलविद को एक नई तस्वीर प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक झलक प्रदान की है। अन्य संबंधित तथ्य में इस टेलीस्कोप ने MACS 0647 नामक आकाश गंगा के समूह और अत्यंत दूर स्थित आकाश गंगा MACS 0647 JD का भी तस्वीर ली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विलय की घटना हो सकती है। दूर स्थित आकाश गंगा को ग्रेविटेशनल लेसिंग नामक एक विशिष्ट प्रकार की अवलोकन योग्य परिघटना के कारण देखा जाता है। ग्रेविटेशनल लेसिंग क्या होता है? इसके तहत किसी बड़े पिंड का प्रबल गुरुत्वाकर्षण दूर स्थित आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश मोड़ देता है और इसके कारण पृथ्वी तक इन दूर स्थित आकाश गंगाओं का प्रकाश भी पहुंच जाता है और इस घटना का प्रभाव एक विशाल मैग्नीफाइंग लेंस की तरह कार्य करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या वेब भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी दूरबीन है। इसे पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है और यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। वेब की प्रमुख विशेषताएं: विजिबिलिटी या दृश्यता स्पेक्ट्रम। यह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कैप्चर करके ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। इंफ्रारेड वस्तुतः एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। वेब अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी का अवलोकन करने वाला अंतरिक्ष में स्थापित एकमात्र इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप होता है। दर्पण। इसके प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.5 मीटर होता है। दर्पण का बड़ा आकार टेलीस्कोप की प्रकाश को कैप्चर करने की क्षमता को अधिक बढ़ाता है और इससे अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी स्थित तथा तारों तथा आकाशगंगाओं के प्रकाश को कैप्चर कर उनके बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा। हाल ही में वेब के द्वितीय दर्पण में भी काम करना आरंभ कर दिया गया है। यह एक गोलाकार छोटा दर्पण होता है। प्राथमिक दर्पण द्वारा कैप्चर किया गया प्रकाश द्वितीय दर्पण पर परिवर्तित होता है और द्वितीयक दर्पण इसे वेब पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों तक प्रतिबंधित करता है। स्थान एवं कक्षा। यह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करता है और इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर दूसरे लॉरेंज गेज बिंदु या L2 में स्थापित किया जाता है। लैग्रांज बिंदु या L2, यह बिंदु दो बड़े द्रव्यमानों वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इनका समान होता है और यह खिंचाव किसी उपग्रह को उन दोनों पिंडों के साथ गति करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। L2 बिंदु को स्थापित टेलीस्कोप पृथ्वी की सीध में एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस अवस्थिति पर वेब का बड़ा सनशील्ड सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के प्रकाश और ऊष्मा से टेलीस्कोप की रक्षा करता है। इसके प्रमुख तत्व: वेब पर वैज्ञानिक उपकरण इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूलेशन के रूप में लगे हुए हैं। यह GWST में शामिल 3 प्रमुख घटकों में से एक है। इसके अन्य 2 घटक ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट और स्पेसक्राफ्ट एलिमेंट होते हैं। इसके मुख्य उपकरण: इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल टेलीस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। इसे एक टेलीस्कोप का मुख्य पेलोड कहते हैं। इसमें 4 मुख्य उपकरण शामिल होते हैं। ये दूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं तथा अन्य तारों को परिक्रमा करने वाले ग्रहों से प्रकाश को डिटेक्ट करते हैं और ये 4 उपकरण निम्नलिखित है: नियर इंफ्रारेड कैमरा, दूसरा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ और तीसरा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और चौथा फाइन गाइडेंस सेंसर या नियर इंफ्रारेड इमेजर या स्लिट लाइट स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। JWST किस तरीके से ब्रह्मांड की समझ को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेगा? इसे प्रारंभिक ब्रह्मांड में इसे बिग बैंग घटना की महज 100 मिलियन वर्ष बाद विकसित हुई आकाशगंगाओं को देखा जा सकता है। एक्सपो प्लैनेट पृथ्वी के समान दिखने वाले एक्सपो प्लैनेट के वायुमंडल के आकलन में मदद मिलेगी। इससे जीवन की संभावना वाले गैसों से युक्त एक्सपो प्लैनेट की खोज संभव हो सकेगी। आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की निगरानी की जा सकेगी। इससे समय के साथ इन ग्रहों में वायुमंडल में होने वाले बदलावों को जानने में मदद मिलेगी। स्मॉल वर्ल्ड्स, यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से लेकर क्यूपर बेल्ट में परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के सबसे छोटे पिंडों के संगठक तत्वों को समझने में मदद करेगा।
अब देखते हैं हबल वेब हर्सेल टेलीस्कोप के बीच तुलना। हबल की पृथ्वी से दूरी 507 किलोमीटर है और वेब की दूसरे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु से 1.5 मिलियन किलोमीटर और हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी की सूर्य पृथ्वी के बीच दूसरा लैग्रेंज बिंदु होता है। प्राइमरी मिरर डायमीटर इसकी हबल में होता है 2.4 मीटर, JWST या वेब में 6.5 मीटर और हर्सेल स्पेस में 3.5 मीटर होते हैं। इनके खोज का विषय हबल में युवा आकाशगंगाएं हैं और वेब में ब्रह्मांड के विनिर्माण के समय बनी आकाशगंगाएं और हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी में सबसे सक्रिय रूप से तारों का निर्माण करने वाली आकाशगंगाएं होती हैं। सर्विसेबल या मरम्मत योग्य ये हबल है और वेब नहीं है और ना हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी मरम्मत योग्य नहीं है। इसकी तरंगदैर्घ्य हबल की तरंगदैर्घ्य दृश्यमान परावैंगनी निकट अवरक्त का हिस्सा होती है। वेब की तरंगदैर्घ्य निकट और मध्यम अवरक्त होती है और हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरंगदैर्घ्य सुदूर अवरक्त और सब मिलीमीटर होती है। वेब या JWST द्वारा किए गए अवलोकन। बृहस्पति की नई तस्वीरें। बृहस्पति की नई तस्वीरों में विशाल तूफान, रंगीन अरोरा, धुंधले वलय और इसके दो छोटे उपग्रह अमाल्थिया और एड्रास्टिया की तस्वीरें शामिल की हैं। पहले बृहस्पति ग्रह के बारे में देखते हैं। बृहस्पति से पृथ्वी की दूरी 588 से 928 मिलियन किलोमीटर तक है। यह दूरी दोनों की कक्षाओं पर निर्भर करती है तथा इसमें पहला वलय होता है। वलय इसके कई वलय होते हैं लेकिन शनि ग्रह के विपरीत बृहस्पति के वलय बहुत धुंधले हैं और धूल से बने हैं, न कि बर्फ से। दूसरा उपग्रह। बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। तीसरा विशाल लाल धब्बे। इस पर विशाल लाल धब्बे जैसे बड़े तूफान मौजूद हैं जो सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। हाल ही में 3 छोटे अंडाकार धब्बे विलय के पश्चात छोटे लाल धब्बे बन गए। उनका आकार बड़े लाल धब्बों के आकार का लगभग आधा था। चौथा अरोरा। अरोरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी उसके ध्रुवों पर आकर्षक अरोरा उत्पन्न करता है। गैस जॉइंट। यह गैस जॉइंट लगभग बृहस्पति पर लगभग 88% हाइड्रोजन और 14% हीलियम से बना है। यह हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान और मंडल सौरमंडल के अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है। अब आते पिलर्स ऑफ क्रिएशन। पिलर्स ऑफ क्रिएशन नई तारों का निर्माण। नई तारों का निर्माण। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तस्वीर ली है। पिलर्स ऑफ क्रिएशन गैस और धूल के सघन बादलों वाले क्षेत्र होते हैं जहां नए तारों का निर्माण होता है। इन त्रिआयामी पिलर्स का निर्माण ठंडी अंतरतारकीय गैस या धूल से होता है जो निकट अवरक्त प्रकाश में अर्धपारदर्शी रूप से दिखाई देता है। पिलर्स ऑफ क्रिएशन पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मिल्की वे आकाशगंगा की ईगल नेबुला में स्थित है। इसे शोधकर्ताओं ने तारे के निर्माण से संबंधित अपने मॉडल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अब शोधकर्ता नवनिर्मित तारों की अधिक सटीक गणना तथा पिलर्स ऑफ क्रिएशन में गैस और धूल की मात्रा का बेहतर अनुमान लगा सकेंगे। एक्सोमून्स। एक्सोमून्स भारतीय ताराबौद्धिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से रहने योग्य एक्सोमून्स का पता लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। एक्सोमून्स वे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं जो एक्सपो प्लानेट की परिक्रमा करते हैं और एक्सो प्लानेट सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं। अब तक कई टेलीस्कोप का उपयोग करके 5000 एक्सो प्लानेट की खोज की जा चुकी है। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी ग्रह के आसपास के प्राकृतिक उपग्रह या एक्सोमून का पता नहीं चल पाया है। वेब द्वारा ली गई तस्वीरों के लिए अवलोकन किए गए जिसमें पहला आता है SMACS 0723। यह वेब टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में अवलोकन किया गया पहला क्षेत्र है। WASP 96b स्पेक्ट्रम। यह हमारे सौरमंडल के बाहर इस गर्म फूले हुए ग्रह का विस्तृत अवलोकन किया गया। दक्षिणी वलय निहारिका। यह ग्रहीय निहारिका है और यह पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। स्टीफन क्विटेंट। यह नक्षत्र मंडल पेगासस में स्थित आकाशगंगाओं का एक लघु समूह है। कैरिना निहारिका। कैरिना निहारिका में कॉस्मिक क्लिप्स पर वेब के अवलोकन ने तारों के निर्माण में शुरुआती और त्वरित चरणों का खुलासा किया है जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। आइंस्टीन रिंग। आइंस्टीन रिंग तब दिखाई देती है जब किसी तारे या आकाशगंगा से प्रकाश पृथ्वी की ओर जाने के मार्ग में किसी अन्य आकाशगंगा या विशाल पिंड से होकर गुजरता है।
अब पढ़ते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र सुर्खियों में क्यों। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम के निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहल, इसमें पहला है हैदराबाद के ध्रुव अंतरिक्ष और बेंगलुरु के दिगंतरा को इन स्पेस द्वारा PSLV C-53 के ऑन बोर्ड PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पॉल्यूट को लॉन्च करने के लिए अधिकृत किया गया। मिशन का प्रारंभ हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी रूप से निर्मित रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया गया। यह रॉकेट विक्रम एस एकल चरण वाला स्पिन स्टेबलाइज्ड ठोस प्रडोदन रॉकेट होता है और इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टेड का उपयोग किया जाता है। इसकी पेलोड क्षमता 290 से 560 किलोग्राम तक के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में ले जा सकता है। इसे इसरो और इन स्पेस के समर्थन से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा में निजी क्षेत्र से जुड़े भारत के प्रथम लॉन्च पैड का अनावरण किया गया। इस लॉन्च पैड को अग्निकुल नामक स्टार्टअप्स ने डिजाइन किया और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व इन स्पेस के सहयोग से तैयार किया गया। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का संक्षिप्त रूप होता है, जिसके मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है और यह एक स्वायत्त सिंगल विंडो नोडल एजेंसी होती है और इसे भारत में गैर सरकारी निजी संस्थानों की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और उन्हें अधिकृत करने और उनकी निगरानी करने और पर्यवेक्षण करने के लिए गठित किया जाता है। इसकी संरचना में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के केंद्र में एक अध्यक्ष और अंतरिक्ष गतिविधियों के तकनीकी विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री मंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के सदस्य होते हैं तथा इसे विशेष रूप से तरल चरण वाले नियंत्रित प्रक्षेपणों में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य सुधार, पहला है न्यू स्पेस इन इंडिया लिमिटेड। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है या इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, जिसका उपयोग उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का उत्पादन विपणन करना होता है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो दूसरा है, इसे वर्ष 2021 में स्थापित किया गया है। यह शीर्ष गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। यह विशेष रूप से भारत में निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण और सहयोग और विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। एंट्रेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह इसरो की विपणन शाखा है। यह विदेशी ग्राहकों के साथ उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए इसरो के वाणिज्यिक सौदों को प्रबंधित करती है। चौथा आता है अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास। यह इसरो के हित के फोकस क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने हेतु स्टार्टअप्स और MSME के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक चरण प्रोत्साहन कार्यक्रम है। अंतरिक्ष संधारणीयता या स्पेस सस्टेनेबिलिटी सुर्खियों में क्यों। हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष मामलों में के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और ऑस्ट्रिया की सरकार द्वारा विश्व अंतरिक्ष मंच 2022 का आयोजन किया गया। इसकी थीम पृथ्वी पर संधारणीयता के लिए अंतरिक्ष में संधारणीयता थी। इससे संबंधित तथ्य, विश्व अंतरिक्ष मंच एक ऐसा मंच होता है जो वैश्विक सतत विकास में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर वैश्विक परिचर्चा को बढ़ावा देता है। इसमें सरकारी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ उद्योग, निजी क्षेत्र और शिक्षाविद शामिल होते हैं। अंतरिक्ष संधारणीयता के बारे में, अंतरिक्ष संधारणीयता की अवधारणा बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग पर केंद्रित है। यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों और सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग पर जोर देती है, ताकि समस्त मानव जाति उस अभी और आगे चलकर दीर्घकाल में भी इसको लाभान्वित हो सके। अंतरिक्ष संधारणीयता के समक्ष जोखिम क्या क्या है। इसमें पहला जोखिम है कक्षीय भीड़ और अंतरिक्ष मलबा, और दूसरा है अंतरिक्ष का बढ़ता सैन्यकरण और हथियार की तैनाती, और तीसरा रेंडेजूवोस एवं प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन। चौथा अंतरिक्ष की मौसमी दशा। अंतरिक्ष संधारणीयता की दिशा में शुरू की गई पहले, वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहला बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। यह वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानूनी, तकनीकी, राजनीतिक अवसंरचनाओं के निर्माण में सरकारों का समर्थन करता है। दूसरा निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है जो बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ की रोकथाम और इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। तीसरा अंतरिक्ष संधारणीयता पर दिशा निर्देश। इसे 2019 में लगाया गया था। इसे 2019 में बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए 21 स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी दिशा निर्देशों के एक सेट को अपनाया
गया था। स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग नामक एक नया मानक प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य संधारणीय एवं उत्तरदायी अंतरिक्ष मिशनों को तैयार तथा कार्यान्वित करना है। ASAT परीक्षण प्रबंधन प्रतिबंध प्रस्ताव। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने काइनेटिक एंटी सैटेलाइट परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के लिए गैर बाध्यकारी संकल्प पारित किया है। हालांकि भारत इसे संकल्प में संबंधित मतदान में भाग नहीं लिया है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में, यह ऐसे अंतरिक्ष व स्थलीय पर्यावरण के व्यापक ज्ञान व समझ में संबंधित होते हैं तथा यह परिसंपत्तियों तथा संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में प्रासंगिक और बेहतर निर्णय लेने और सटीक आकलन को सक्षम बनाते हैं। इसके अंतर्गत 3 मुख्य क्षेत्रक होते हैं। एक होता है मानव निर्मित ऑब्जेक्ट की अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग, दूसरा अंतरिक्ष मौसम निगरानी और पूर्वानुमान, तीसरा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की निगरानी होता है। भारत द्वारा ये अभी हम लोगों ने विश्व से संबंधित की गई पहले देखी हैं। अब भारत द्वारा कौन कौन सी पहले की गई है। इसमें पहला है प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र इसरो ने अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट नेत्र नामक एक पहल की शुरुआत की है। यह मलबे की स्थिति पर प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करती है। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता। वर्तमान में IIT दिल्ली अंतरिक्ष में टकराव से जुड़ी संभावनाओं को भविष्यवाणी हेतु एक शोध परियोजना पर काम कर रहा है। इसमें दिग्तारा भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है और यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने एक द्विपक्षीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। स्पेडेक्स इन ऑर्बिट सर्विसिंग प्रदान करने के लिए इसरो का एक अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग विकसित कर रहा है, जिसे स्पेडेक्स कहा गया है। स्पेस टूरिज्म या अंतरिक्ष पर्यटन। सुर्खियों में क्यों? इसरो अंतरिक्ष पर्यटन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके तहत निम्न भू कक्षाओं में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए कार्य किया जा रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में, अंतरिक्ष पर्यटन अंतरिक्ष यात्रा का ही एक प्रकार है। यह आम लोगों को मनोरंजन, रोमांच और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें 3 निजी कंपनियां यथा ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक्स और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स की अंतरिक्ष, कुछ अन्य कंपनियां भी अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके प्रकार अंतरिक्ष पर्यटन को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कक्षीय, उपकक्षीय और चंद्र पर्यटन शामिल होते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन की विशेषताएं, यह किसी भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून द्वारा अंतरिक्ष पर्यटकों को परिभाषित नहीं किया गया है। बाह्य अंतरिक्ष संधि, रेस्क्यू एग्रीमेंट आदि जैसी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संधियां केवल एस्ट्रोनॉट्स, मानवता के दूतों या अंतरिक्ष यान के कर्मियों पर भी लागू होती है। अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित चिंताएं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, यात्री दायित्व और उच्च लागत होता है। उपकक्षीय पर्यटन और पर्यटन के बारे में कुछ अंतर देख लेते हैं। इनकी ऊंचाई 100 किलोमीटर होती है और कक्षीय पर्यटन की ऊंचाई 400 किलोमीटर होती है। उपकक्षीय पर्यटन अंतरिक्ष में यात्रियों को अंतरिक्ष के कुछ मिनट व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है और इसमें कक्षीय पर्यटन में कई दिन या सप्ताह में ही अधिक समय प्रदान किया जाता है। उपकक्षीय में वेग, यह उपकक्षीय उड़ान के लिए तुलनात्मक रूप से कम गति की आवश्यकता होती है और ऐसे यानों में कक्षीय वेग को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती। इसके तहत अंतरिक्ष यान अपनी क्षमता के अनुसार एक निश्चित उड़ान भर सकता है, ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसके बाद इंजन बंद करके यान पृथ्वी की ओर गति करने लगता है। और कक्षीय पर्यटन में कक्षीय अंतरिक्ष यान को कक्षीय वेग अर्थात किसी पिंड को ग्रह के चारों ओर कक्षा में बने रहने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करना होता है। ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल सुर्खियों में क्यों? खगोलविद ने मिल्की वे आकाशगंगा की विशाल ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली है। अन्य संबंधित तथ्य, यह सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसकी तस्वीर ली गई है उसका नाम सिजिटेरियन ए है। यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसकी तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का उपयोग करके ली गई है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप वेधशालाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है और यह पृथ्वी के आकार की एक आभासी दूरबीन का उपयोग करके ब्लैक होल की तस्वीर को एकत्रित करता है। इससे पहले वर्ष 2019 में किसी ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी और यह ब्लैक होल मेशियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित था। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज रोजर पेनरोज को सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के हेतु एक ठोस साक्ष्य के रूप में ब्लैक होल के निर्माण को प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था और उन्हें यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा
के एक केंद्र में एक विशालकाय ठोस पिंड की खोज के लिए दिया गया था। वर्तमान में हम इसे विशालकाय ब्लैक होल के रूप में संदर्भित करते हैं। उन्होंने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सेजिटेरियन ए नामक क्षेत्र का ध्यान केंद्रित किया था। अब आता सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में प्रतिपादित किया था। अनिवार्य रूप से यह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एक सिद्धांत है जो इस तथ्य पर बल देता है कि पिंडों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने वाली एक आदर्श शक्ति की जगह गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। एक पिंड जितना अधिक विशाल होता है उतना ही वह आसपास के स्थान को प्रभावित करता है। वर्ष 1919 में सापेक्षता के पहले प्रमुख परीक्षणों में खगोलविद द्वारा उस समय सुदूर स्थित तारे से निर्मुक्त होने वाले प्रकाश के विचलन को मापा गया था। यह सिद्ध हुआ कि गुरुत्वाकर्षण स्थानों को विकृत करता है और उन्हें वक्र रूप देता है। और वर्ष 2016 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज भी सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि करती है। ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल के मुख्य घटक में श्वार्ज़चाइल्ड त्रिज्या तथा एग्रोस्फीयर। श्वार्ज़चाइल्ड त्रिज्या इसे इवेंट होराइजन त्रिज्या के रूप में संदर्भित किया गया है। यह वह त्रिज्या है जिस पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है। एर्गोस्फीयर, यह ब्लैक होल घूर्णन कर रहा है और इसके घूर्णन के लिए साथ ही द्रव्यमान के कारण ब्लैक होल के चारों ओर का दिक् काल भी घूर्णन करता है और यह क्षेत्र एग्रोस्फीयर कहलाता है। इसमें इसके प्रकाशिक बिंदु दिखाए गए हैं। एक्रीकेशन डिस्क, विलक्षणता, इवेंट होराइजन और रिलेटिविटी जेट होता है। ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थान होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना अत्यधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा सकता। ब्लैक होल का निर्माण तारे की मृत्यु होने की स्थिति में होता है। ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान आसपास के अन्य पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पता लगाया जा सकता है। ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व मौलिक सिद्धांतों के परीक्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की समझ आदि के लिए होता है। ब्लैक होल के प्रकार में यह सूक्ष्म ब्लैक होल, तारकीय ब्लैक होल और विशालकाय ब्लैक होल, यह 3 तरीके के ब्लैक होल होते हैं। संबंधित सुर्खियाँ, ज्वारीय विघटन घटनाएं। ज्वारीय विघटन घटनाएं वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने एक तारे के ब्लैक होल के समीप जाने पर ही उसके विघटित होने की घटना दर्ज की है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स एक ऐसी घटना होती है जो यह संदर्भित करती है कि जब एक ब्लैक होल विनाशक रूप से अपने समीप आए तारे को नष्ट करने लगता है तब यह घटना होती है। जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के समीप आता है तो ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से तारे को अपनी ओर आकर्षित करके एक स्पेगेटिफाई करता है और यह स्पेगेटिफाई का अर्थ होता है कि किसी पिंड, पदार्थ, वस्तु आदि को पतला करके लंबा खींचना होता है। तत्पश्चात लंबा किया गया पिंड ब्लैक होल के चारों ओर कुंडली बनाता है और गर्म होकर एक चमक उत्पन्न करता है और इस चमक का पता लाखों प्रकाश वर्ष दूर से भी लगाया जा सकता है, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा हुआ है। बाइनरी सुपरमेसिव ब्लैक होल के बारे में, बाइनरी सुपरमेसिव ब्लैक होल प्रणाली को गुरुत्वीय दृष्टि से लेंसीकृत ब्लैंजर में खोजा गया है। निकट कक्षा वाले 2 ब्लैक होल्स में युक्त प्रणाली को बाइनरी सुपरमेसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैंजर ब्रह्मांड में सर्वाधिक चमकदार और ऊर्जावान पिंडों में से एक होते हैं। इनका महत्व बाइनरी सुपरमेसिव ब्लैक होल की खोज भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए मदद मिलेगी। गुरुत्वाकर्षण की तरंगें स्पेस टाइम में उत्पन्न लहर के समान है। ये ब्रह्मांड में कुछ सर्वाधिक विध्वंसात्मक और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण प्रकाश की गति में संचरण करते हैं। यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी तथा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहली बार पता 2015 में लेजर इंफ्रारेड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लीगो ने लगाया था। डार्क मैटर, संयुक्त राज्य अमेरिका में डार्क एलजी डिटेक्टर के परीक्षण से यह पता चला कि यह अब तक बनाया गया सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। एलजी डिटेक्टर के बारे में, यह एक भूमिगत डिटेक्टर होता है और इसे कमजोर रूप से अंतरक्रिया करने वाले विशालकाय कणों के रूप में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। एलजी का केंद्र पृथ्वी के सबसे शुद्ध स्थानों में से एक होता है और यहाँ सबसे शुद्ध स्थान का अर्थ विकिरण और धूल से मुक्त स्थान होता है और इस डिटेक्टर को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और कोरिया के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान सहयोग कर रहे हैं। डार्क मैटर के बारे में, डार्क मैटर जो ब्रह्मांड में हमें दिखाई देता है उसे पृथ्वी, सूर्य और अन्य तारे और आकाशगंगाएं शामिल होती हैं। यह दृश्यमान ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये सभी परमाणुओं के एक साथ बंधे हुए होते हैं तथा बेरियोनिक पदार्थ को ऑर्डिनरी या साधारण मैटर भी कहा जाता है। यह पदार्थ ब्रह्मांड के द्रव्यमान के 5% से भी कम होता है। ब्रह्मांड में दृश्यमान पदार्थ को ही बेरियोनिक पदार्थ कहा जाता है। शेष ब्रह्मांड एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थ से बना हुआ होता है।
है और इस अदृश्य पदार्थ को ही डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का 25% भाग होता है और ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण को पीछे हटाने वाला बल डार्क एनर्जी कहलाता है और ब्रह्मांड का 70% भाग डार्क एनर्जी से निर्मित होता है। ऑर्डिनरी मैटर के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतरक्रिया नहीं करता। इसका अर्थ है कि यह ना तो प्रकाश को अवशोषित करता है, ना ही परिवर्तित करता है या उत्सर्जित करता है। इस कारण इसे पहचानना अत्यधिक कठिन होता है। वैज्ञानिक दिखाई देने वाले पिंडों को डार्क मैटर में पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन करके डार्क मैटर का अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर ही आकाशगंगाओं के अतिरिक्त द्रव्यमान उपलब्ध कराता है। यह उन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए अतिरिक्त गुरुत्व उत्पन्न करता है। डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में हो रहे विस्तारों को लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग का परिणाम माना जाता है। डार्क एनर्जी को पहली बार 1917 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्वारा परिकल्पित किया गया था तथा इसे ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक शब्द द्वारा दर्शाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक के विचार को खारिज कर दिया और इसके बाद इस घटक के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसे डार्क एनर्जी करार दिया गया था, पहली बार 1998 में प्रस्तुत किया गया। खोज से यह पता चलता है कि यह विस्तार तेजी से बढ़ रहा है तथा यह डार्क एनर्जी उस रहस्यमय शक्ति को दिया गया नाम है जो समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार की दर से तेजी लाने के कारण बन रही है, जो 70% है। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ। इस सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई 2022 को पृथ्वी पर सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी ने 29 जुलाई को 24 घंटों की मानक घूर्णन को 1.59 मिली सेकेंड पहले ही पूर्ण कर लिया था। पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, पृथ्वी के घूर्णन की गति में ऐसी वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसके लिए पृथ्वी के कोर की आंतरिक व बाहरी परतों की प्रक्रियाएं, महासागर ज्वार, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन भी उत्तरदायी हो सकते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गतिशीलता, सामान्य तौर पर पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है जो अत्यंत मंद गति से हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी की घूर्णन गति थोड़ी तेज हुई है। लंबे समय तक पृथ्वी की घूर्णन की गति तेज होने में कमी को समायोजित करने हेतु कैलेंडर वर्ष में कभी कभी लीप सेकंड को जोड़ा दिया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन की गति में होने वाली कमी के लिए ग्लेशियर्स का लगातार पिघलना, इनका फिर से जमना उत्तरदायी होता है। लीप सेकंड को पहली बार 1972 में इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लीप सेकंड का उपयोग सटीक अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक टाइम या गैर सटीक ऑब्जर्व्ड सोलर टाइम के मध्य अंतर को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसे 1972 के बाद अब तक 27 लीप सेकंड जोड़े गए हैं और आखिरी लीप सेकंड 31 दिसंबर 2016 को जोड़ा गया था। नेगेटिव लीप सेकंड, कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि की जाती रही है तो लीप सेकंड को जोड़ने में बजाय लीप सेकंड को घटाने की आवश्यकता होती है। इसे सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की घूर्णन गति की दर और परमाणु घड़ियों से प्राप्त माप से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। परमाणु घड़ियों को लेंथ ऑफ सेकंड की सटीकता के साथ समय पर निर्धारण करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड आधुनिक समय निर्धारण की आधार इकाई है और 100 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड की त्रुटि के साथ परमाणु घड़ियां इतिहास में सबसे सटीक समय निर्धारित करने वाले उपकरणों में से एक है। हालांकि लीप सेकंड को घटाने की शुरुआत स्मार्टफोन, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों को भ्रमित कर सकती है। अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं। नासा के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहला आता है डबल एस्ट्राइड रीडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट मिशन। डार्ट मिशन हाल ही में नासा द्वारा बाइनरी क्षुद्र ग्रह प्रणाली डिडिमोस में एक लघु चंद्रमा से अपने डार्ट मिशन की टक्कर करवाई गई। बाइनरी अर्थात दो पिंड क्षुद्र प्रणाली वस्तुतः क्षुद्र ग्रह और इसके लघु चंद्रमा से मिलकर बनी होती है। डाइमॉर्फोस नामक यह लघु चंद्रमा डिडिमोस नामक बड़े क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करता है। डार्ट अपनी तरह का पहला अंतरिक्षयान है जिसे एक अनोखी विधि का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके तहत क्षुद्र ग्रह पर तीव्र गति करने वाले अंतरिक्षयान की टक्कर से क्षुद्र ग्रह के पथ को बदलने का परीक्षण किया गया और इसके द्वारा क्षुद्र ग्रह की टक्कर में पृथ्वी की रक्षा की जा सकती है। इस अंतरिक्षयान को ट्रैक करने और टकराव के प्रभाव को देखने के हेतु क्षुद्र ग्रह पर नजर रखने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। अब आता है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन या सोफिया मिशन। सोफिया मिशन नासा द्वारा चंद्रमा पर जल की खोज करने के लिए सोफिया टेलीस्कोप को बंद करने की योजना बना रहा है। सोफिया बोइंग वायुयान में भीतर अवरक्त टेलीस्कोप है जो सतह से लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। सोफिया नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का संयुक्त सहयोग है। यह तारे की जन्म और मृत्यु तथा नई सौर मंडल के निर्माण को समझने के लिए डेटा एकत्र कर रहा है।
तथा इसके सुदूर अवरक्त तरंगदैर्घ्य में खगोलीय पिंडों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है तथा वर्ष 2019 में सोफिया ने हीलियम हाइड्राइड की खोज की थी और यह लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड में बनने वाला पहला अणु था। अब देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो से संबंधित क्या क्या सुर्खियों रही हैं। हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली, इसे इसरो ने अपने आगामी प्रक्षेपण यानों में हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हाइब्रिड मोटर में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन के ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह मोटर ठोस ठोस या तरल तरल संयोजनों के विपरीत ठोस ईंधन को एक तरल ऑक्सीकारक का उपयोग करती है। तरल पदार्थ का उपयोग थ्रस्टलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। साथ ही यह LOX की प्रवाह दर पर नियंत्रण की क्षमता प्रदान करता है। इसे रीस्टार्ट क्षमता प्राप्त होती है। इसके लाभ अधिक कुशल, हरित और सुरक्षित प्रबंधन होता है। अब आता है गगनयान कार्यक्रम के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। HS-200 ठोस प्रणोदन का उपयोग करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल बूस्टर होता है। यह S-200 रॉकेट बूस्टर का ह्यूमन रेटेड संस्करण होता है। इसका उपयोग भूतलकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK11 में किया जाता है। यह LVM-3 भी कहा जाता है। यह गगनयान कार्यक्रम के तहत भी निम्न भूकक्षा में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की बाहरी अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजने में सफल रहे हैं। अब आता है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलेटर या IAD। इसरो ने शुक्र और मंगल ग्रह पर लैंडिंग के लिए IAD तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। IAD तकनीक वायुगतिकीय रूप से यान की गति को कम करने पर आधारित होती है। इसका उपयोग वायुमंडल में यान के पुनः प्रवेश के दौरान यान की गति को कम करने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में IAD के कई उपयोग किए गए हैं, जैसे रॉकेट के उपयोग के लिए चरणों को पुनः प्राप्त करने में, मंगल या शुक्र पर अंतरिक्ष संबंधी उपकरणों को लैंड करवाने में और मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए अंतरिक्ष में आवास बनाने में किया जाता है। IAD केवलर फैब्रिक से बना होता है जिस पर पॉलीक्लोरोप्रीन का आवरण होता है। केवलर में उच्च तन्य क्षमता, कठोरता, तापीय स्थिरता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। रोहिणी परिग्रापी रॉकेट, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने RH-200 परिग्रापी रॉकेट का प्रक्षेपण किया। यह परिग्रापी या साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट होती है। इनका उपयोग बाहरी ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों में अन्वेषण और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। रोहिणी परिग्रापी रॉकेट 2 चरणीय रॉकेट होता है। यह किसी पेलोड को 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होता है। भारत का प्रथम परिग्रापी रॉकेट वर्ष 1963 में थुम्बा में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रक्षेपण में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत माना जाता है। इसे 1965 में स्वदेशी परिग्रापी रॉकेट लॉन्च किया गया था और भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला साउंडिंग रॉकेट अमेरिकी नाइकी अपाचे था, जिसे 1963 में लॉन्च किया गया था। रीसेट उपग्रह 2, रीसेट 2 उपग्रह इसरो द्वारा प्रक्षेपित रीसेट 2 उपग्रह ने फिर से अनियंत्रित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। रीसेट 2 एक रडार इमेजिंग उपग्रह होता है। यह इसरो के रीसेट कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका भार लगभग 300 किलोग्राम होता है। इस उपग्रह को वर्ष 2009 में PSLV C-12 में लॉन्च किया गया। रीसेट उपग्रह एक सिंथेटिक अपर्चर रडार से युक्त होता है। ये रडार दिन और रात के दौरान बादलों में छाए रहने की स्थिति में पृथ्वी की तस्वीरें ले सकती है। घुसपैठ को रोकने और सीमा पार आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नजर रखने के साथ साथ 24 घंटे सीमा पर निगरानी में मदद करती है। अब आ जाता है आदित्य L1 मिशन। यह भी इसरो द्वारा इसे सूर्य के कोरोना सौर ऊर्जा, सौर पवन, सौर ज्वालाओं तथा कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में अध्ययन करेगा। यह साथ ही 24 घंटे में सूर्य की इमेजिंग करेगा तथा आदित्य फर्स्ट का नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया है। इसके अन्य सौर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर और नासा का पार्कर सोलर प्रोब आदि हैं। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को लॉन्च किया है। यह सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमशीलता तंत्र हेतु नवाचार, क्यूलेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच हुआ। इसने अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया तथा इसके तहत चयनित स्टार्टअप और नवोन्मेषक सोशल अल्फा और इसरो के बुनियादी ढांचे और संसाधनों को दोनों का उपयोग करने में सक्षम बनाया। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ,
अंतरिक्ष परिघटनाएं और प्रयोग। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाती है और पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान होता है और अलग अलग प्रकार के सूर्य ग्रहण निम्नलिखित होते हैं, जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और इससे सूर्य की सतह पृथ्वी पूरी तरह से छाया से ढक जाती है और यह ग्रह पृथ्वी के एक छोटे से क्षेत्र में दिखाई देता है। दूसरा आता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते और ऐसी स्थिति में सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है और इसे अर्धचंद्राकार आकार प्रदान करता है। वलयाकार ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है और यह ग्रहण सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकता और इससे चंद्रमा के चारों ओर एक वलय दिखाई देता है। मिश्रित सूर्य ग्रहण। पृथ्वी की सतह वक्रीय है, इसलिए चंद्रमा की छाया अलग अलग में पूरी पृथ्वी पर पड़ती है। इस प्रकार कभी वलयाकार ग्रह तो कभी पूर्ण ग्रह होता है। ब्लड मून। भारत के कुछ हिस्सों में ब्लड मून की घटना देखी गई है। ब्लड मून को आमतौर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यह घटना तब देखने को मिलती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से से गुजरता है, जिसे अम्बरा कहा जाता है। अम्बरा, इसके लाल रंग के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। तथा चंद्रग्रहण के अन्य प्रकार। आंशिक चंद्रग्रहण। जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। पेनुब्रल चंद्रग्रहण। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की वास्तविक छाया न पड़कर केवल उसकी उपछाया पड़ती है। अब आता है भूचुंबकीय तूफान। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने 2 चुंबकीय तूफानों से संबंधित चेतावनी जारी की है। जीएमएस पृथ्वी के मैग्नोस्फीयर में एक विक्षोभ है। मैग्नोस्फीयर पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र होता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। जब कोरोनल मास इंजेक्शन पृथ्वी से टकराता है तो वह भूचुंबकीय तूफान का कारण बनता है। कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य के कोरोना में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का व्यापक रूप से बाहर निकलना होता है। भूचुंबकीय तूफानों का प्रभाव। इसे उच्च आवृत्ति वाले रेडियो प्रसारण और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपकरणों को बाधित करते हैं। उपग्रह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं तथा पृथ्वी पर विद्युत की आपूर्ति प्रभावित कर सकते हैं। कोरोनल होल्स। कोरोनल होल। नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने पराबैंगनी प्रकाश की कोरोनल होल्स की परिघटना का अवलोकन किया। ये होल्स आमतौर पर हमारी आंखों के लिए आदर्श होते हैं। कोरोनल होल्स के बारे में। यह होल्स सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से तेज और पवनें अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं, चूंकि उनमें सौर पदार्थ कम होता है और उनका तापमान कम होता है। तथा यह कोरोनल होल्स कोई अनोखी घटना नहीं है। 11 वर्षों में लगभग पूरे सौर चक्र के दौरान दिखाई देती है। अब आता है सन स्पॉट या सौर कलंक। सौर स्पॉट या सौर कलंक, जिसे AR3038 कहा जाता है, जो 24 घंटे की अवधि में अपने आकार में लगभग दोगुना हो जाती है। सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर काली दिखाई देते हैं। ये काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये सूर्य की सतह से अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। सन स्पॉट्स का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की विशेष रूप से मजबूत होता है। इस प्रकार सूर्य के भीतर की कुछ ऊष्मा को सतह पर पहुँचने में रोकता है और इस कारण से ये काले दिखाई देते हैं। सन स्पॉट के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सोलर फ्लेयर नामक ऊर्जा के आकस्मिक विस्फोट का कारण बनती हैं। तीव्र रेयर प्रस्फोट। यह खगोलविद ने एक FRP की सूचना दी। इसकी विशेषता पूर्व में ज्ञात सभी अन्य FRP से अलग है। FRP रेडियो तरंगों के चमकीले प्रस्फोटक होते हैं और इनकी अवधि मिलीसेकंड स्केल में होती है। FRP की उत्पत्ति का कारण अज्ञात है। अब आता है गामा रे बस्ट। गामा रे बस्ट खगोलविदों ने 1 किलोनोवा उत्सर्जन के साथ संयुग्मित लॉन्ग GRB उत्सर्जित करने वाले बाइनरी मर्जर की घटना को दर्ज किया। यह अपनी तरह की पहली खोज है। परंपरागत रूप से किलोनोवा शॉर्ट GRB से जुड़ा हुआ होता है। यह तब उत्सर्जित होता है जब 2 सघन पिंड जैसे बाइनरी न्यूट्रॉन तारा या एक न्यूट्रॉन तारा एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। GRB ऊर्जावान ब्रह्मांडीय विस्फोटों से उत्पन्न चमक युक्त उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण होते हैं। GRB बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में दिखने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटक होते हैं और वे संक्षिप्त लेकिन तीव्र गामा विकिरण की चमक वाले होते हैं। बेटेलगेग्यूज ओरायन तारामंडल का एक चमकदार लाल विशालकाय तारा होता है। रेड ज्वाइंट तारकीय विकास के अंतिम चरण में एक मरता हुआ तारा होता है और वर्ष 2019 के अंत में बेटेलगेग्यूज तारा से पहले कहीं ज़्यादा चमकहीन हो गया था।
शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्ष 2019 में बेल्टेग्यूज को एक विशाल सरफेस मास इंजेक्शन से गुजरना पड़ा था और इस प्रक्रिया के दौरान अन्य तारों की तुलना में 400 बिलियन गुना अधिक द्रव्यमान को निष्कासित किया गया। यह एसएमई तब होता है जब कोई बड़ी मात्रा में तारा या प्लाज्मा या चुंबकीय प्रभाव के आसपास के अंतरिक्ष में निष्कासित कर देता है। हालांकि इस एसएमई के पीछे यही सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं होता है। अब आते हैं श्वेत वामन या व्हाइट डॉर्फ। भारतीय वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन के अनुसार एक श्वेत वामन और उसके साथी तारे की ब्रह्मांडीय धूल का अध्ययन जीवन की शुरुआत के रहस्यों को उजागर कर सकता है। श्वेत वामन वे तारे होते हैं जो अपनी संपूर्ण हाइड्रोजन का दहन करते हैं, हाइड्रोजन का वे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। शनि के रहस्यमय वलय का झुकाव। इसके अध्ययन के अनुसार शनि ग्रह की चमकदार वलयों और अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण क्रिसलिस नामक उस चंद्रमा का उत्तरदायी है। अब इस चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है। शनि सूर्य से 1.473 अरब किलोमीटर दूर स्थित छठा ग्रह है और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा की मिट्टी में पौधे। चंद्रमा की मिट्टी में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में सफलतापूर्वक पौधे उगाए गए। चंद्रमा की इस मिट्टी को रेगुलित कहते हैं और इस मिट्टी को अपोलो श्रृंखला के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा में पृथ्वी पर लाया गया था। अंतरिक्ष पिंड के बारे में। अंतरिक्ष पिंड नया क्षुद्रग्रह 2022 में AP7 खोजा गया। ये 2022 AP7 नामक नए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह की खोज की गई। यह पिछले 8 वर्षों में खोजा गया सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी से संभावित रूप से खतरनाक है। इसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर से अधिक आकार के किसी भी क्षुद्रग्रह को प्लेनेट किलर माना जाता है। यह उन मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया जाता है जो किसी क्षुद्रग्रह के पृथ्वी के निकट आकर उसे खतरा पहुंचाने की क्षमता को मापते हैं। अब आते हैं एक्सोप्लैनेट या बाह्य ग्रह। वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 एक्सोप्लैनेट के ऊपरी वायुमंडल में बेरियम का पता लगाया। WASP-76b, WASP-121b अल्ट्रा हॉट जुपिटर है। अल्ट्रा हॉट जुपिटर गर्म गैसीय ग्रहों का एक वर्ग होता है और इन ग्रहों का आकार बृहस्पति ग्रह के समान होता है। अब आता है बर्नार्डिनले बर्नस्टीन धूमकेतु। यह नासा ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि बर्नार्डिनले बर्नस्टीन धूमकेतु वास्तव में खगोलविद द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा धूमकेतु नाभिक है। धूमकेतु धूल और हिम से बने पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। विविध में देखते हैं डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हमले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है। यह रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा दूरबीनों की स्थापना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा। दूसरा आता है संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। हाल ही में संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। यह टेलीस्कोप आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में नैनीताल के मनोरा चोटी पर स्थापित किया गया है। एरिज प्रक्षेपण मूलक खगोलविद खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषता रखता है। अब आता है शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम टेलीस्कोप या SARS-3 टेलीस्कोप ने शुरुआती रेडियो प्रकाशमान आकाशगंगाओं में गुणों को निर्धारित करने में मदद की है। इन आकाशगंगाओं का निर्माण बिग बैंग के 200 मिलियन वर्ष बाद हुआ और इस अवधि में कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है। यह आवश्यक संवेदनशीलता तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला टेलीस्कोप है और इसे कर्नाटक के दंगेनहल्ली झील और शरावती पश्च झील पर स्थापित किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। यह नैनीताल उत्तराखंड में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की देवस्थली वेधशाला में स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष छींटें इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता अंतरिक्ष छींटें बनाएंगे। उन्होंने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल की मिट्टी से जटिल आकार की ईंटें बनाने का एक तरीका विकसित किया है। तियांगोंग। चीन के तियांगोंग के लिए अंतिम मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तियांगोंग वस्तुतः एक अंतरिक्ष स्टेशन है और इसे चीनी मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। यह नासा के नेतृत्व वाले अंतरिक्ष स्टेशन के बाद LEO में स्थापित दूसरा स्थायी मानव स्टेशन है। वर्तमान में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को ISS से बाहर रखा गया क्योंकि अमेरिकी कानून नासा को चीन के साथ अपना डेटा साझा करने के लिए प्रतिबंधित करता है। तियांगोंग आकार में ISS से काफ़ी छोटा और वजन में हल्का होगा। यहाँ पर हमारा रक्षा स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।